हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करी थी। ठीक है, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है वहां पर हमने समझा था। मान लीजिए मेरे पास कोई इस तरीके से एक बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लोकेटेड है। इस सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड या फिर इस सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस पास हो रहा है और उस एक्सिस के रिगार्डिंग इस बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर उसको आईसी लिख रहा हूँ तो आईसी मुझे पता है, और फिर इस पर्टिकुलर एक्सिस के पैरेलल अगर कोई दूसरा एक्सिस में ले रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये ओ पॉइंट से पास होने वाला मैं एक दूसरा एक्सिस कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक दूसरा एक्सिस है जो ओ पॉइंट से पास हो रहा है, और इस ओ पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के रिगार्डिंग अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, आई ओ जिसे मैं लिख रहा हूं, तो आई ओ की वैल्यू क्या हो जाती थी? आई ओ वुड बी इक्वल टू पैरेलल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला है उसके रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज आई सी, प्लस मास ऑफ दैट बॉडी इनटू डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल एक्सिस उनका स्क्वायर। तो यहां पर हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस h कंसिडर किया था, तो आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, एम एच का स्क्वायर। अगर वैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई डी पॉइंट ले रहा हूँ, डी पॉइंट से पास होने वाला अगर कोई एक्सिस है और इस एक्सिस के रिगार्डिंग अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है आई डी, तो आई डी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर। तो आई सी हमारा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अराउंड होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, सॉरी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? तो फिर से हम वैसी ही बॉडी मान लेते हैं एक, जहां पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक जेड एक्सिस पास हो रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट से जेड एक्सिस पास हो रहा है, तो जेड एक्सिस के रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ आई जेड। ठीक है, और इसी पर्टिकुलर आईजेड एक्सिस से कॉन्करेंट हम और दो पर्टिकुलर एक्सिस ले रहे हैं। यहां पर मैं एक्सिस ले रहा हूं एक्स एंड एक्सिस ले रहा हूं वाई। इन एक्स और वाई एक्सिस के रिगार्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बॉडी का, दैट वुड बी आई एक्स एंड आई वाई। तो आईजेड की वैल्यू विच इज परपेंडिकुलर, आईजेड की वैल्यू द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ द बॉडी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टू mutually perpendicular axis, summation of moment of inertia about two mutually perpendicular axis। तो वो क्या हो जाएगा? आई एक्स प्लस आई वाई। और यहां पर ये थी हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओनली कंडीशन इज ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है जिसके रिगार्डिंग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स और आई वाई लिया है, ये कॉन्करेंट होने चाहिए जेड एक्सिस के साथ। मतलब तीनों एक्सिस दे शुड बी कॉन्करेंट, दे शुड इंटरसेक्ट एट द कॉमन पॉइंट। और ये थी हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जिसे हमने प्रूव भी किया था, जहां पर हमने देखा था कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज वेरी शॉर्ट, बहुत इजी है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी वैसे इजी है लेकिन थोड़ी लेंदी है, तो मैंने आपसे बोला भी था कि आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो आज हम क्या करेंगे, आज हम किसी भी एक फिजिकल बॉडी का एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं उसे देखेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी गिवन बॉडी, सबसे पहले ध्यान से समझना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने की एक बेसिक स्टेप क्या है। तो किसी भी तरीके से अगर आपको कोई बॉडी दे दी है और बोला जाए कि भैया यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाला मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सिस। अब इस एक्सिस के रिगार्डिंग अगर ये सी पॉइंट से पास हो रहा है तो इस एक्सिस के रिगार्डिंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है आईसी। तो कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल मेथड है। हम क्या करते हैं, जब भी किसी रैंडम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता है, एक इंडिविजुअल स्मॉल एलिमेंटल मास कंसिडर करते हैं। यहां पर वो एलिमेंटल मास है डीएम, और पहले इस डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एक्सिस। एंड देन हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होता है ये पूरी बॉडी के लिए चाहिए होता है, और पूरी बॉडी का मास अगर m है तो हम क्या करेंगे, dm का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया होगा अबाउट दिस एक्सिस, इट विल बी इंटीग्रेटेड। तो dm का ही इंटीग्रेशन टोटल मास m होगा। तो dm का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा
टोटल मास, और टोटल मास के लिए हम फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंप्लीट बॉडी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए ये जो डीएम मास है वो x डिस्टेंस पर सिचुएटेड है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहले मैं स्मॉल एलिमेंटल मास dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। हम जानते हैं भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर चूंकि मास एलिमेंटल मास है तो एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा होगा, दैट वुड बी DIC इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। बट आई एम इंटरेस्टेड इन कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी, इसलिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दैट DIC वुड बी इंटीग्रेटेड एज dm इंटू एक्स का स्क्वायर, और फाइनली हमें फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, हम जिस तरीके से भी इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये है हमारी बेसिक मेथडोलॉजी। आज हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज कैलकुलेट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म रिंग की, बाद में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म डिस्क की, एंड एट द एंड वी विल बी स्टडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रॉड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले वी आर स्टडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। यूनिफॉर्म रिंग, अब यूनिफॉर्म रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो अलग अलग एक्सिस के लिए फाइंड करेंगे। जैसे मैं आपको पहली कैटेगरी बताता हूँ रिंग के लिए। हमें इस तरीके से, अगर मैं कोई रिंग बना रहा हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम ड्राइंग दिस। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से कोई एक यूनिफॉर्म रिंग है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें किन किन एक्सिस के रिगार्डिंग निकालना है। सबसे पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रिंग। तो सेंटर ऑफ रिंग के रिगार्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यहाँ पर जो मैंने आपको पर्टिकुलरली एक्सिस बना के दिखाया है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। हम मान लेंगे कि ये एक्सिस पासिंग थ्रू हाइपोथेटिकल पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया IC। तो मैं पहले कहूंगा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस perpendicular to plane of ring, perpendicular to plane of ring, and passing through its सेंटर। और ये जो रिंग का सेंटर होता है हम जानते हैं यही होता है सेंटर ऑफ मास एज वेल। पहला ये हो गया। दूसरा, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसके रिगार्डिंग, अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू दिस फर्स्ट एक्सिस। तो इस एक्सिस को ही पैरेलल रहेगा लेकिन विल बी पासिंग थ्रू टेंजेंट। तो यहां पर मैं एक अदर एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं ब्लैक कलर से, ये मान लीजिए अनदर एक्सिस है। यहां पर हम O पॉइंट कंसिडर कर लेंगे टेंजेंट पर, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लेना है जो पैरेलल है अर्लियर एक्सिस को। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं अबाउट एन एक्सिस, सेकंड पार्ट, अबाउट एन एक्सिस perpendicular to plane of ring, perpendicular to plane of ring, and passing through tangent point, passing through tangent point। यहां पर इसको ब्रैकेट में मैं IO लिख लेता हूं। पहला वाला क्या हो जाएगा, दैट वुड बी IC, क्योंकि उसके सेंटर से पास हो रहा है। थर्ड हम ले रहे हैं एक थर्ड एक्सिस। अब ये थर्ड एक्सिस क्या क्या कौन सा होगा, लेट्स कंसीडर इट एज अ डायमेट्रिकल एक्सिस। तो मान लो यहाँ पर जो ब्लू कलर से मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ ये एक डायमेट्रिकल एक्सिस है, और इस डायमेट्रिकल एक्सिस के रिगार्डिंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो डायमेट्रिकल एक्सिस कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर फिलहाल मैं इसको IX लिख लेता हूँ। ठीक है, तो IX के रिगार्डिंग, या फिर आप इसको IX की जगह ID भी लिख सकते हो। अब X क्यों लिखा है, तो मैं मान रहा हूं कि वो X एक्सिस के अलॉन्ग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन दैट X एक्सिस जो है वो सेंटर से ही पास हो रहा है, और सेंटर से रिंग के सेंटर से पास होने वाला जो एक्सिस है वो डायमीटर भी बनता है। तो डायमेट्रिकल एक्सिस के रिगार्डिंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। सो थर्ड कैटेगरी टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर या डायमेट्रिकल एक्सिस, ये हो गया थर्ड कैटेगरी। अब हम बात करेंगे फोर्थ कैटेगरी की। तो फोर्थ कैटेगरी को मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब फोर्थ कैटेगरी क्या करेंगे, लेट अस फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट बट लाइंग इन द प्लेन ऑफ
रिंग, तो रिंग के प्लेन में ही लाई करने वाला एक एक्सिस जो टेंजेंट से पास होगा, यहां इसको मैं टी पॉइंट नाम दे रहा हूं. सो वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, दैट इज आई टी. सो आई एम राइटिंग fourth point about an axis, about an axis in the plane of, in the plane of ring and passing through tangent, passing through tangent या tangent पॉइंट, जिसे हम लिखेंगे आई टी, और जो अबाउट जो डायमीटर वाला है उसे मैं लिख रहा हूँ आई डी. तो ये चार पर्टिकुलर केसेस है जहां पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटर वाले एक्सिस के रिगार्डिंग जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है उससे. सो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म रिंग की. ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, यूनिफॉर्म रिंग. इस यूनिफॉर्म रिंग में फर्स्ट कैटेगरी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस perpendicular to plane of ring and passing through its center, passing through the center, and I am naming it as IC. तो चलो हम क्या कर लेते हैं, पहले तो यूनिफॉर्म रिंग कंसिडर कर लेते. तो मेरे पास मान लीजिए इस तरीके से एक यूनिफॉर्म रिंग है. चलिए, अब इस यूनिफॉर्म रिंग का हम मास बाद में कंसिडर कर लेंगे कैपिटल एम, और इसकी जो रेडियस होगी इस रेडियस को हम कंसिडर करेंगे कैपिटल आर. सो लेट्स से दिस इज अ पॉइंट, उसका सेंटर पॉइंट है सी. यहां से जो कंप्लीट रेडियस है रिंग का, दिस इज कैपिटल आर, एंड वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. जो रिंग का प्लेन है उस रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर. तो यहाँ ये जो पर्टिकुलर एक्सिस है वो इस रिंग को परपेंडिकुलर है, और इसी के रिगार्डिंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, दैट विल बी रिटन एज आई सी. तो चलो लिख लेते हैं बेसिक थ्योरी. कंसीडर अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर. अब देखिए रिंग को दो तरीके के रेडियस होंगे, एक तो इनर रेडियस और दूसरा आउटर रेडियस. लेकिन हम क्या मानते हैं, ये जो पर्टिकुलर रिंग है यूनिफॉर्म रिंग, इट इज वेरी वेरी थिन रिंग. और अगर रिंग थिन है तो अलग अलग रेडियस कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है. आप एक पर्टिकुलर रेडियस की वो रिंग है ऐसे मान सकते हो, जिसे हमने आर से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, लेट सी बी द सेंटर एंड IC वुड बी, इसको भले ही हम फाइंड करेंगे लेकिन पहले लिख लेते हैं, IC वुड बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू C, पासिंग थ्रू C फॉर द रिंग, पूरे रिंग के लिए, फॉर द रिंग. ये हमें फाइंड करना है. चलिए अब कैसी प्रोसेस करते हैं. जैसा मैंने पहले बताया था, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, पूरे मास के लिए फाइंड करने से पहले हम छोटा सा एलिमेंटल मास लेंगे, उस एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एक्सिस फाइंड करेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट कर लेंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में मैं ले रहा हूं, लेट अस कंसीडर स्मॉल एलिमेंटल मास dm, और वो dm मास हम उस रिंग पर कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ एक छोटा सा एलिमेंटल मास ले रहा हूं विच इज having magnitude dm. We know this dm mass, this particular dm mass is situated, कहां पर situated है वो, at the same radius capital R. तो जहां कैपिटल आर रेडियस है उतने ही डिस्टेंस पर डीएम मास सिचुएटेड है उस पर्टिकुलर रिंग पे. तो चलो लिख लेते हैं, लेट्स कंसीडर an elemental mass.
an elemental mass dm situated at distance capital R from axis of रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, या आप इसको सेंटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंटल मास विथ रिगार्ड टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो द मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल मास dm about axis perpendicular to plane and passing through center सेंटर जिसको हमने C से रिप्रेजेंट किया है, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए इन जनरल I इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर होता है। इन जनरल मतलब मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर मास है वो जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ते जाएगा। अगर मेरा मास छोटा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा होगा। तो फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंटल मास, अगर एलिमेंटल मास की बात करें तो इस पर्टिकुलर एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सिस विल बी अगेन वेरी वेरी स्मॉल। सो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो डी आई सी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंटल मास अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर सी इज इक्वल टू एलिमेंटल मास इंटू डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज कैपिटल आर और उसका स्क्वायर, एम आर का स्क्वायर होता है ना, वैसे ही। यहां तक बात आ गई समझ में। बट हमें जो टास्क मिला है वो टास्क क्या एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए मिला है? नहीं, हमें तो भैया पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो चलो पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली क्या करो, इस मास को आप इंटीग्रेट करो। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन, इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन। व्हाट डू वी गेट, इंटीग्रेशन ऑफ DIC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू आर का स्क्वेयर। DIC का इंटीग्रेशन होगा IC। अच्छा, R जो है ध्यान से समझो, R इज रेडियस और DM जो है, R इज रेडियस और DM जो है वो कंटिन्यूस उस एक्सिस से पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट ही बना के रखेगा। DM आप इस रिंग पर कहीं पर भी लो, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो सेंटर से वो तो R ही रहेगा। तो R क्या है, कांस्टेंट है। इसके लिए हम R स्क्वायर को डायरेक्टली बाहर ले लेंगे, ये हो गया R का स्क्वायर। और जब मैं R स्क्वायर को बाहर लूंगा तो बचता क्या है हमारे पास, DM। तो DM का इंटीग्रेशन क्या होता है, M। सो आई एम सिंपली राइटिंग M इंटू R का स्क्वायर, and this is the moment of inertia for the whole ring about an axis passing through center but perpendicular to the plane. Now अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो टास्क है हमारा, क्या था सेकंड टास्क, टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन बट पासिंग थ्रू द टेंजेंट पॉइंट। यहाँ हमने ओ पॉइंट इमेजिन किया था, उस पॉइंट के रिगार्डिंग अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने वाला हूँ। तो इस फिगर को क्या कर लेते हैं, फिर से एक बार हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आपको हर बार ड्रॉ नहीं करते बैठना है, लेकिन मैं जस्ट कन्वीनियंसी पर्सपेक्टिव उसे ड्रॉ कर रहा हूं। चलो, तो सेकंड पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, टू द प्लेन ऑफ रिंग एंड पासिंग थ्रू टेंजेंट, पासिंग थ्रू टेंजेंट। ठीक है, तो चलो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, एक O पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं, एंड लेट देयर बी एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस O पॉइंट विच इज अगेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, एंड सेकंडली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज टर्म्ड एज IO. So again I am saying consider a point O at tangent to the ring, at tangent to the ring, and let an axis perpendicular to the plane
is passing through it. The या फिर IO is the moment of inertia of ring for this axis of rotation. ठीक है, IO इस पर्टिकुलर एक्सिस के रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो है, कैसे निकालेंगे? तो यहां पर हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्यों? क्योंकि आईसी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, विच इज एम आर का स्क्वायर। हमने थोड़ी देर पहले निकाला था इसको। और अगर आपको आईसी पता है तो इससे पैरेलल कोई भी एक्सिस रहने दो, आप सिंपली यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इजिली फाइंड कर सकते हैं। सो आई एम राइटिंग यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम IO इज एग्जैक्टली इक्वल टू IC प्लस MH का स्क्वायर। अब IO निकालना है, IC पता है कितना है? MR का स्क्वायर, थोड़ी देर पहले निकाला था। M इज टोटल मास ऑफ रिंग। नाउ व्हाट इज H? H इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। और यहाँ पर IO टेंजेंशियल एक्सिस है, IC सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के लिए है। दोनों का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द रिंग। सो सिंपली H की जगह में ले लूंगा R और उसका स्क्वायर। सो IO क्या हो गया? MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर इज 2MR स्क्वायर। सो 2 टाइम्स ऑफ MR स्क्वायर इज IO। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट पासिंग थ्रू द टेंजेंट। चलिए थर्ड कैटेगरी ले लेते हैं। अब फिर से इस डायग्राम का हमें काम पड़ेगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। चलिए नाउ थर्ड क्या है? अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द डायमीटर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। ठीक है, इसको हम ID लिखेंगे। ID कैसे फाइंड करेंगे? देखो, हम क्या कर लेते हैं, एक एक्सिस ले लेते हैं अबाउट द डायमीटर और फिर उसके रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो यहां पर ना मैं रेड कलर से एक एक्सिस ले रहा हूं, इस तरीके से एक्सिस विच इज एक्चुअली द डायमेट्रिकल एक्सिस। दिस एक्सिस इज अ डायमेट्रिकल एक्सिस। अच्छा, अब इस डायमेट्रिकल एक्सिस को अगर मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं तो और भी एक डायमेट्रिकल एक्सिस में ले सकता हूं जिसे वाई बोला जा सकता है। तो दिस इज वाई एक्सिस। ओके, let's say this is my y axis. Now the moment of inertia about x axis would be Ix and moment of inertia of this body about y axis would be Iy। और हमारे पास ऑलरेडी ये z एक्सिस, मतलब ये सेंटर से पास होने वाला परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब हम उसको z भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसे z बोल रहा हूँ। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस z एक्सिस इज Iz और Ic दोनों क्या है? सेम ही है कि नहीं? अच्छा ध्यान दो, Ix एक डायमेट्रिकल एक्सिस है, Iy वो भी डायमेट्रिकल एक्सिस है, और ये Iz जो है ये परपेंडिकुलर एक्सिस है जो कि सेंटर से ही पास हो रहा है। Ix और Iy अलॉन्ग विथ Iz दे आर कॉन्करेंट एट द सेंटर। यहां पर हम क्या कर सकते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। और अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Ix या Iy दोनों में से कुछ भी फाइंड किया तो वही क्या होगा? हमारे लिए डायमेट्रिकल एक्सिस होगा या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, चलो मान लेते हैं, कंसीडर x, y and z are three mutually perpendicular axes passing through center। इसका मतलब है कि दे आर कॉन्करेंट एट दैट पॉइंट। हियर Ix, Iy and Iz be the moment of inertia of ring about the respective axis। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो यहां पर हम बोल सकते हैं, वी कैन से
that Ix and Iy are moment of inertia about diametrical axis. They are moment of inertia about diametrical axis. Thus, इसलिए आई एक्स की जो वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होनी चाहिए, आई वाई की, क्योंकि जिस तरीके से रिंग घूमेगी अलॉन्ग आई वाई वैसे ही वो घूम सकती है अलॉन्ग आई एक्स, तो दोनों ही डायमीटर के अलॉन्ग घूमने वाले एक्सिस के रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसलिए हम इन्हें सीधा सीधा आई डी लिख लेते हैं। तो आई डी इज डायमीट्रिकल एक्सिस के रिगार्डिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पर्टिकुलर चीज को आपको ध्यान से समझना है। दूसरी चीज, अगर आई जेड, आई एक्स एंड आई वाई, these are moment of inertia about three mutually perpendicular axes. In that case we can simply use perpendicular axis theorem. So I am writing here, as per perpendicular axis theorem, क्या होता है perpendicular axis theorem, iz is equal to ix plus iy, but I know that this iz is nothing but IC here. दिस आई जेड इज नथिंग बट आई सी, और आई सी की वैल्यू क्या निकल कर आई थी रिंग के लिए, एम आर स्क्वेयर। तो भैया सीधी सी बात है आई जेड भी क्या होगा, एम आर स्क्वेयर। तो चलो आगे लिखते हैं, आई जेड की जगह मैं लिख रहा हूं एम आर का स्क्वेयर वुड बी इक्वल टू, अब देखिए आई एक्स और आई वाई ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, बट बोथ दिस एक्स एंड वाई एक्सिस आर डायमेट्रिकल एक्सिस। दस आई एक्स भी डायमेट्रिकल एक्सिस के रिगार्डिंग, आई वाई भी डायमेट्रिकल एक्सिस के रिगार्डिंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो आई कैन डायरेक्टली रिप्लेस दिस एज आई डी प्लस आई डी, एंड आई डी प्लस आई डी वुड बी 2 टाइम्स ऑफ आई डी, एंड दिस इज माई एम आर स्क्वेयर। तो भैया आई डी क्या हुआ, आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। हो गया कि नहीं। चलो, सो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट diametrical axis. Now let's see the last part, that is fourth part. We have to find moment of inertia about an axis, lying in the plane of ring, and passing through tangent, तो चलो पहले की फिगर को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, और हम क्या करेंगे, इसको बड़ा सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे। इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं रखते हैं, सिंपल डायग्राम रखते हैं। चलो अब देखो हमारे पास ना ऑलरेडी आई एक्स या आई वाई तो है ही, मान लीजिए है मेरे पास ये आई वाई है, दिस वॉज माई आई वाई विच वॉज नथिंग बट आई डी। तो आई डी को ही पैरेलल मैं और एक एक्सिस ले रहा हूं यहाँ पे जो टेंजेंट से पास होने वाला है, विच इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिंग। तो ये टी पॉइंट से पास होने वाला है, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज आई टी। नाउ वी कैन सी, प्लीज सी केयरफुली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is passing through tangent but in the plane of ring is parallel to this axis which is actually a diametrical axis, and this particular diametrical axis is also passing through center of mass. यहाँ पर रिंग का सेंटर ऑफ मास चूंकि उसके सेंटर में होता है, तो जिस तरीके से जेड एक्सिस के अलॉन्ग वाला जो एक्सिस था वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस बना था, वैसे ही डायमेट्रिकल एक्सिस भी सेंटर ऑफ मास से ही पास होने वाला एक्सिस है। इसलिए टी पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के लिए आई वाई या आई डी इज बेसिकली एन एक्सिस पैरेलल ऑल्सो एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑल्सो, इसलिए हम यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। एंड फॉर दैट मैटर ये जो पर्टिकुलर एक्सिस के रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई डी, अब आई टी के लिए वो आई सी बन चुका है। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? टी पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के लिए जो डायमेट्रिकल एक्सिस है वही सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है, इसे हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक सी थ्योरी लिख लेते हैं, कंसीडर पॉइंटी at tangent
and an axis is passing, या फिर ऐसे लिखो an axis in the plane of ring, in the plane of ring is passing through it. ठीक है, let it be the moment of inertia for the same. उस पर्टिकुलर एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, आई टी है. सो आई एम राइटिंग यूजिंग पैरेलल एक्सिस थियरम. क्या मैं लिख सकता हूं, आई टी इज इक्वल टू आई डी प्लस एम एच का स्क्वेयर, क्योंकि इस टी वाले एक्सिस के लिए डी से पास होने वाला एक्सिस पैरेलल भी है और सेंटर ऑफ मास से जाने वाला भी है. सो ये आई डी इज नथिंग बट, सॉरी, दिस आई डी इज नथिंग बट आई सी हियर. ओके, चलो बढ़ते हैं आगे. सो आई टी इक्वल टू, आई टी इज इक्वल टू, आई डी क्या होता है, थोड़ी देर पहले देखा था, आई डी इज एम आर स्क्वेयर बाय 2. लिख लेते हैं यहाँ पे. सो दिस इज एम आर स्क्वेयर बाय 2 प्लस एम, डिस्टेंस बिटवीन डायमीटर एंड टेंजेंट इज रेडियस आर का स्क्वायर. अब हाफ एम आर स्क्वायर प्लस 1 एम आर स्क्वायर इज 3/2 एम आर स्क्वायर. सो दिस इज सिंपली 3/2 एम आर का स्क्वायर एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस विच इज इन द प्लेन ऑफ रिंग. ठीक है, आई होप कि आपको ये इजीली समझ में आया हो. सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टास्क था हमारे लिए वो फर्स्ट पॉइंट था कि किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें कोई पहले दूसरे एक्सिस के रिगार्डिंग नहीं पता है, फ्रेश स्टार्ट करना है, तो एक ही चीज ध्यान में रखने का, सबसे पहले एलिमेंटल मास के लिए फाइंड करने का और एलिमेंटल मास को इंटीग्रेट करके हम फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द कंप्लीट बॉडी अबाउट दैट गिवन एक्सिस इजीली फाइंड कर सकते हैं. चलिए अब बढ़ते हैं यूनिफॉर्म रिंग के बाद यूनिफॉर्म डिस्क की ओर. सो लेट अस फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ यूनिफॉर्म डिस्क. सेकंड, यूनिफॉर्म डिस्क. अब इसके लिए जो मेथड है वो थोड़ी सी चेंज होने वाली है. अब क्या चेंज होगा वो भी हम धीरे धीरे करके समझ लेते हैं. तो सबसे पहले इसमें भी 4 कैटेगरी हम बनाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, फिर अबाउट टेंजेंट और फिर इन द प्लेन वगैरह. सो सबसे पहले मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ यूनिफॉर्म डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the plane, perpendicular to the plane and passing through center, passing through center. अब डिस्क हो चाहे रिंग हो, सेंटर ऑफ मास उस पर्टिकुलर डिस्क या रिंग के सेंटर में ही होता है. तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक डिस्क इमेजिन कर लेते हैं. ठीक है, चलो इस तरीके से हमने एक डिस्क इमेजिन कर ली है और यहाँ पर मैं उसके सेंटर को मार्क कर रहा हूँ. सेंटर से पास होने वाला हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पर मैं सेंटर पॉइंट सी ले रहा हूँ. ठीक है, और इसके रिगार्डिंग अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहा हूँ सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के रिगार्डिंग, तो उसे हम आई सी लिख सकते हैं. बाद में यही आई सी आई जेड भी हम कह सकते हैं इसको. नाउ नेक्स्ट, अब क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो एक एलिमेंटल मास लेना पड़ेगा. अब एलिमेंटल मास हम कैसे ले सकते हैं, तो डिस्क के केस में ध्यान रखिए, अगर मैं पॉइंट वाला एलिमेंटल मास लेता हूँ, मान लेते हैं ये है पॉइंट जिसको मैं लिख रहा हूँ डीएम. अब एलिमेंटल मास जब हम लेंगे तो वो सेंटर ऑफ एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर सिचुएटेड होगा. मान लेते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है. दिक्कत क्या है, एलिमेंटल मास का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन
कैन बी नियरर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एज वेल एज इट कैन गो फर्दर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आर की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन जब डीएम कंसिडर किया जाएगा तो एक फिक्स डिस्टेंस पर कंसिडर करना पड़ेगा, और वो प्रोविजन यहाँ पे दिख नहीं रही है। रिंग के केस में लेकिन ऐसे नहीं था। रिंग के केस में जब हमने एलिमेंटल मास को कंसिडर किया था तो वो अलोंग द रिंग का जो मास है उस पर किया था, उसके सर्कमफ्रेंस पर किया था, और वो फिक्स डिस्टेंस पर था फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच वाज इक्वल टू रेडियस ऑफ रिंग। क्या यहाँ पे वो प्रोविजन दिख रही है? मुझे नहीं दिख रही है। आप कहोगे सर डीएम को तो आप एज पर ले लो। भैया एज पर भी लूंगा तो, लेकिन डीएम तो एक पॉइंट है, तो वो एज से हटकर नियर टू सेंटर भी तो आ ही सकता है। तो ये कोई पाबंदी तो हुई नहीं कि एज पर ही कंसिडर करना है। इसलिए पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट और फॉल्टी हो जाता है। तो हमें मास कम भी चाहिए, एलिमेंटल भी चाहिए, और वो ऐसा चाहिए कि पर्टिकुलर अगर मैं सेंटर से उसको किसी डिस्टेंस पर सिचुएट करता हूं तो वो उसी डिस्टेंस पर बना रहे। अब ये डिस्क के केस में कैसे पॉसिबल करेंगे? तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी रिंग जिसका मास डीएम होगा, उस रिंग को इमेजिन कर लेते हैं अलोंग द डिस्क। यहां पर देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको, देखिए ध्यान से, समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं यहां पर एलिमेंटल मास डीएम वाली एक रिंग कंसिडर कर रहा हूं विच इज सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस स्मॉल आर। देखिए यहां पर ऐसी मैं एक रिंग कंसिडर कर रहा हूं, ओके, जिस इस रिंग का मास कितना है? डीएम मास है। अब आप कहोगे सर रिंग तो बड़ी भी हो सकती है और रिंग छोटी भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपने रिंग थोड़ी बड़ी बना ली तो इसके लिए फिर सेंटर ऑफ एक्सिस से डिस्टेंस ज्यादा है। रिंग अगर छोटी है, इससे भी छोटी है, तो सेंटर से डिस्टेंस कम भी हो सकता है। तो जो प्रॉब्लम्स पॉइंट मास में आ रही थी वही प्रॉब्लम तो रिंग में भी आएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को देखिए हम इलिमिनेट कैसे करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर रिंग की एक टिपिकल थिकनेस भी बना लेते हैं अपन लोग, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रिंग की एक टिपिकल थिकनेस है जिसे मैं कह रहा हूं डी आर। जो पर्टिकुलर रिंग कितने डिस्टेंस पर सिचुएटेड है? यहां इस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से स्मॉल आर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। अब इस थिकनेस के कारण क्या हो गया, देखो ध्यान से समझेंगे। थिकनेस के कारण एक तरीके से इस रिंग में एक लॉक आ गया। कैसे लॉक आ गया? मान लो मेरे पास इस तरीके से कोई एक प्लेट है। अब इस प्लेट की थिकनेस फिक्स है, कुछ एक्स वैल्यू की थिकनेस है, और इस प्लेट का मास भी फिक्स है, मान लीजिए 1 kg। तो 1 kg मास वाली एक प्लेट में ले रहा हूं, लेकिन उसकी थिकनेस मैंने एक्स सेंटीमीटर या एक्स मीटर कुछ फिक्स कर दी है। अब मैं चाहे कुछ भी करूं, अगर मुझे प्लेट बनानी है तो 100% फिक्स लेंथ की ही प्लेट बनेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर वो 10 सेंटीमीटर की प्लेट बनी है विथ एक्स थिकनेस, तो वो 10 सेंटीमीटर की ही बनेगी। अगर मैं उसे 11 करना चाहूं, मतलब इस पर्टिकुलर प्लेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूं, 10 मीटर से 11 मीटर करना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा? आपको x की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। और मैं चाहते ही नहीं कि x की वैल्यू कम हो, उसको कांस्टेंट ही रखना है। अब सीधी सी बात है, उसको अगर कांस्टेंट ही रखना है भाई, तो आपको लेंथ कम ही रखनी पड़ेगी, विच इज एग्जैक्टली 10 मीटर, ठीक है। तो पर्टिकुलर मास की वैल्यू के लिए एंड फॉर अ पर्टिकुलर थिकनेस द लेंथ गेट्स फिक्स्ड। और इसी प्लेट को अगर हम कर्व करके ऐसा बेंड कर दे तो एक रिंग के फॉर्म में उसको ला ही सकते हैं। बस वही रिंग हमने यहां पर इमेजिन की है। तो डीएम मास वाली रिंग विथ पर्टिकुलर थिकनेस डी आर अगर मैं बनाता हूं तो वो एक कांस्टेंट रेडियस वाली ही रिंग बनेगी। कुछ समझ में आ रही है बात? एक बार मास फिक्स हो गया, एक बार थिकनेस फिक्स हो गया, तो उसकी लेंथ फिक्स हो जाती है, और लेंथ ही तो बनता है पेरीमीटर, लेंथ ही तो सरकमफ्रेंस बनेगा अगर मैं उसको उस पर्टिकुलर प्लेट को रिंग के फॉर्म में लेकर आऊं। इसलिए ये लॉजिक यहां पर काम करता है, ठीक है। तो चलो अब हम डायरेक्टली अपने डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं ना। तो हम कहेंगे कंसीडर अ यूनिफॉर्म डिस्क of mass capital M, of mass capital M, एंड लेट से उस पूरे यूनिफॉर्म रिंग की जो रेडियस है उसे मैं कैपिटल आर ले रहा हूं, एंड कैपिटल आर एज रेडियस। चलेगा? यहां पर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं लगे तो। लेट से दिस कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ रिंग। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा है। नाउ
C is the center, C is the center, and let IC be the moment of inertia about an axis perpendicular to disk and passing through center, और यही तो हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आईसी की ही वैल्यू को फाइंड करना है। फिर हमने क्या कहा? लेट एन एलिमेंटल रिंग ऑफ मास एलिमेंटल मास क्या है? dm, चाहो तो ऐसे लिखो, ऑफ एलिमेंटल मास dm, एंड थिकनेस, उसकी थिकनेस को भी हमने स्पेसिफाई कर लिया है, एंड थिकनेस dr इज कॉन्सेंट्रिक with disk in the same plane with radius स्मॉल r। ठीक है, रिंग तो ली है, कॉन्सेंट्रिक भी है, लेकिन जिस प्लेन में डिस्क है उसी प्लेन में वो रिंग हमने इमेजिन की है, विच इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ डिस्क, वो उस डिस्क का ही पार्ट है। चलिए, अब हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग ऑफ मास dm about axis perpendicular to disk and passing through C is given as, तो भैया छोटा मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा होगा, दैट वुड बी DIC इज इक्वल टू dm is the mass of ring multiplied by situated at distance r, तो r का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? ये तो हो गया बेसिक्स, ये बिल्कुल हमारा बेसिक्स है। अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ DIC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर का स्क्वायर। DIC का इंटीग्रेशन हो गया IC, फिलहाल इस इंटीग्रेशन को मैं dm इंटू आर का स्क्वायर ही लिख रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दे रहा हूं। अब सर dm का इंटीग्रेशन m लिख सकते हैं, आर स्क्वायर कांस्टेंट है ऐसा बोल सकते हो, लेकिन क्या सही में ऐसा है? नहीं, क्योंकि dm जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एट डिस्टेंस r पर। अगर मैं r बढ़ा देता हूं विद द सेम थिकनेस dr, तो dm की वैल्यू भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। पहले अगर dm है मान लीजिए 1 kg, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, और वो सिचुएटेड है 1 सेंटीमीटर पे विद सर्टन थिकनेस dr, अगर उतने ही थिकनेस की मेरे को रिंग रखनी है लेकिन ज्यादा रेडियस पर बनानी है, यहां पर बनानी है, तो रिंग का मास भी तो बढ़ेगा, क्योंकि रिंग बड़ी हो जाएगी फॉर दैट सेम थिकनेस, एंड दस dm कैन वेरी। तो हम बोल सकते हैं dm इज नॉट कांस्टेंट हियर। dm तो बढ़ेगा, लेकिन वो किस पर डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है r पर, इसलिए हम डायरेक्टली dm का इंटीग्रेशन m नहीं करेंगे। r जो है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, r बदली तो dm बदलता है, दोनों ही वेरिएबल है। अब इसके लिए क्या करना है? अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सरफेस डेंसिटी का। सो वी नो सरफेस डेंसिटी, ध्यान से समझना बेटा, सरफेस डेंसिटी क्या होती है? सरफेस डेंसिटी को मैं सिग्मा लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इट इज इक्वल टू मास अपॉन सरफेस एरिया, दिस इज मास अपॉन सरफेस एरिया। अच्छा, फॉर डिस्क, अगर मैं डिस्क की बात करूं तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? सरफेस डेंसिटी वुड बी मास ऑफ डिस्क कैपिटल M अपॉन सरफेस एरिया क्या होता है डिस्क का? डिस्क का जो टोटल एरिया होगा वो, दैट इज पाई इंटू डिस्क के रेडियस का स्क्वायर। ये हो गया। अच्छा, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बना के रखिए। अब देखिए, जब भी कभी मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो डेंसिटी सेम होती है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। देखो,
ये एक टेबल है, इस तरीके से एक टेबल है जो मान लेते हैं 10x10 का टेबल है। तो 10x10 का टेबल है मतलब ऐसे 10 में छोटे छोटे बॉक्सेस यहाँ पर ऐसे बना सकता हूँ, है ना। और वैसे ही यहाँ से भी ऐसे 10 बॉक्सेस बन जाएंगे। अब हम मान लेते हैं टोटल अगर बॉक्सेस काउंट करेंगे तो कितने बॉक्सेस है, 100 बॉक्सेस है। थोड़ी देर के लिए ये जो पर्टिकुलर प्लेट मैंने ड्रॉ की है इसका मैं वेट ले लेता हूँ 100 kg। कितना वेट लेता हूँ, 100 kg। और ये जो पर्टिकुलर बॉक्स था या फिर ये जो पर्टिकुलर प्लेट थी इसका डायमेंशन लिया है मैंने 10 मीटर इंटू 10 मीटर का। तो कंप्लीट उस पर्टिकुलर शीट का एरिया कितना हो गया, 100 मीटर का स्क्वायर। 10 मीटर इंटू 10 मीटर लेंथ है ना, लेंथ एंड ब्रेथ दैट इज 100 मीटर का स्क्वायर। यहाँ पर एरिया आ गया, मास है हमारे पास। तो बताइए डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी क्या होगी, 100 kg पर 100 मीटर का स्क्वायर दैट इज 1 kg पर मीटर का स्क्वायर। ये है डेंसिटी। वैसे ही अब आते हैं, आप देखिए इस छोटे से बॉक्स को, ये छोटा सा बॉक्स, अगर ये टोटल 100 बॉक्सेस है तो इस छोटे से बॉक्स का डायमेंशन क्या होगा, हम जानते हैं दिस वुड बी, अगर ये टोटल लेंथ 10 हिस्सों में डिवाइड की है जो कि 10 मीटर थी, तो एक बॉक्स की जो लेंथ होगी वो 1 मीटर होगी। वैसे ही ऊपर भी यहाँ पर भी ये लेंथ कितनी होगी, दैट वुड ऑल्सो बी 1 मीटर, क्योंकि ये भी 10 मीटर था। अब 1 मीटर बाय 1 मीटर में टोटल ऐसे कितने बॉक्सेस थे, 100 बॉक्सेस थे। तो एक बॉक्स का मास कितना हो गया, तो 100 बॉक्सेस का मास अगर 100 kg है तो एक बॉक्स का मास इज 1 kg। सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज 1 kg is the mass of one box. Now if I need to find the density for that छोटा सा box, it would be 1 kg divided by its area. How much is the area, 1 meter by 1 meter, so 1 meter का square, so 1 meter का square. Again answer is same, 1 kg पर मीटर स्क्वायर। तो जब भी मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तब डेंसिटी चाहे बड़े साइज के लिए लीजिए या फिर छोटे से साइज के लिए लीजिए वो सेम ही होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हम पीछे जा रहे हैं। तो अगर मैं कहूं फॉर पर्टिकुलर डिस्क सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन पाई आर का स्क्वायर, तो फॉर एलिमेंटल रिंग क्या हो जाएगा, फॉर रिंग, देखिए ध्यान से समझिए, आई एम राइटिंग फॉर रिंग दिस वुड बी इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू, रिंग का मास कितना है dm अपॉन एरिया क्या होगा रिंग का, ये जो हमारी रिंग है इसका एरिया क्या होगा। तो इसको समझने के लिए रिंग की प्रोफाइल देख लेते हैं। रिंग ऐसे दिखती है ना मुझे, ठीक है, ये है भैया हमारी रिंग। अब इस रिंग जिसकी थिकनेस कितनी है, dr थिकनेस है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, रेडियस कितना है रिंग का, वो स्मॉल आर है। तो इस रिंग को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और एक प्लेट बना लेता हूँ, ऐसी लंबी से लंबी एक रेक्टेंगुलर प्लेट होगी। इस प्लेट की थिकनेस होगी dr और इस प्लेट की लेंथ क्या होगी, तो लेंथ होगी पेरीमीटर दैट इज 2 पाई r, पेरीमीटर नहीं कह सकते, उसका सरकमफ्रेंस बोल दीजिए। तो ये हो गया 2 पाई r इज द लेंथ एंड थिकनेस इज dr। तो एरिया क्या हो गया उस पर्टिकुलर रिंग का, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 2 पाई r इंटू dr। आ रही है क्या बात समझ में, 2 पाई r इंटू dr। तो इस हिसाब से dm के नीचे क्या आ जाएगा, रिंग का एरिया 2 पाई r इंटू dr। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब क्या यहां से मैं dm को अलग कर सकता हूं, ध्यान से समझिए। अब मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन से लिख रहा हूं आगे, dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई r dr। सो आई एम राइटिंग हियर dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई r dr एंड लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। सो पुट इन इक्वेशन 1, तो वहां पर क्या आया था, IC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऐसे लिखा था ना हमने dm इंटू आर का स्क्वायर। तो अब dm की जगह ऊपर वाला ये जो इक्वेशन है इसे पुट करेंगे। सो IC वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा 2 पाई r इंटू dr इंटू आर का स्क्वायर। यहां पर देखिए आर स्क्वायर इंटू आर दैट वुड बी आर का क्यूब, सिग्मा चूंकि कांस्टेंट होता है
मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो थोड़ी देर के लिए देखा था, थोड़ी देर पहले शीट के लिए, सिग्मा फॉर स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिग्मा फॉर लार्ज शीट बोथ वर सेम, सो सिग्मा इज कांस्टेंट, दैट इज surface density is constant and therefore sigma can also be taken out of that integration। तो सिग्मा बाहर आ गया, 2 पाई बाहर आ गया, क्या बचा है हमारे पास, r इंटू आर स्क्वेयर इज r का क्यूब इंटू dr। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो समझते हैं। यहां इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं इस एलिमेंटल रिंग के मास को इंटीग्रेट करना चाहूं तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक पॉसिबल है, तो इसकी वैल्यू r पर डिपेंड करती है और r कैन वेरी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट कैन बी 0 अप टू द ब्रिम और एज ऑफ द डिस्क वेयर स्मॉल r विल बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल R। तो स्मॉल r का इंटीग्रेशन 0 से लेकर तो कैपिटल R तक पॉसिबल है, इसलिए जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तब क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द लिमिट्स फ्रॉम वेयर 0 टू कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R। यहां पर भी मैं क्या करूंगा आगे जब इंटीग्रेशन ले रहा हूं, सो इंटीग्रेशन इज हैपनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ R विच कैन बी रेंजेस फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R। चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर मैं ले रहा हूं 0 टू कैपिटल R। सो लेट्स से IC is equal to, that is moment of inertia about axis passing through center is equal to sigma into 2 pi into r cube का इंटीग्रेशन वुड बी स्मॉल r रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, लोअर लिमिट इज 0, हायर लिमिट इज कैपिटल R। ये कैसे आया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx क्या होता है, x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। इस फॉर्मूले को हमने यूज किया है, तो r का क्यूब होगा r का पावर रेज टू द पावर 3 प्लस 1 दैट इज r रेज टू द पावर 4 अपॉन 3 प्लस 1 दैट इज 4, यही हमने यहाँ पर लिखा है। अब आगे क्या करेंगे, सिग्मा इंटू 2 पाई, चलो सॉल्व करते इंटीग्रेशन, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो हायर लिमिट इज कैपिटल R रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस लोअर लिमिट इज 0 रेज टू द पावर 4 अपॉन 4, इसका तो कोई मतलब है नहीं बनता, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब और अगर आगे बढ़ना है तो क्या करेंगे, सिग्मा की जो वैल्यू है, ध्यान से देखिए बेटा, सिग्मा की जो वैल्यू है इसे हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सो कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर आएंगे इक्वेशन नंबर 2 के पास। तो सिग्मा कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज कैपिटल M अपॉन पाई कैपिटल R का स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेशन कर ही रहे तो पूरे रिंग के लिए कर रहे हैं और रिंग का जो टोटल मास है वो है कैपिटल M, रिंग का रेडियस है वो है कैपिटल R, तो सिग्मा को सब्सटीट्यूट कर लेना है उस फॉर्म में, दैट इज टोटल मास ऑफ रिंग डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ दैट रिंग दैट वाज पाई कैपिटल R का स्क्वायर इनटू 2 पाई इनटू कैपिटल R रेज टू द पावर 4 अपॉन 4। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, क्या कैंसिल होता है, देखिए आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा आर का आर रेज टू द पावर 4 में से ओनली आर रेज टू द पावर 2, देन पाई पाई कैंसिल हो गया, देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो IC क्या बचा है हमारे पास, IC इज इक्वल टू, चलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं, IC इज इक्वल टू कैपिटल M R रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय। So this is the moment of inertia for the disk about an axis which is passing through center of mass and actually perpendicular to the plane of disk. Okay? रिंग के केस में यही वैल्यू क्या आई थी, एम आर का स्क्वायर ओनली, इन केस ऑफ डिस्क इट इज एम आर का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिस्क अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क बट पासिंग थ्रू द टेंजेंट पॉइंट। So second part I am writing here, moment of inertia for the uniform disk about, अब कभी कभी डिस्क और रिंग ऐसे इंटरचेंजेबली निकलते रहता है तो आप ध्यान दीजिएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क एंड पासिंग थ्रू टेंजेंट। टेंजेंट इसे मैं लिख रहा हूँ IO। तो फिर से पहली जो डायग्राम है उसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा समय बच जाए। चलिए निकाल ही लेता हूँ मैं, सिंपल है। तो ये है हमारी डिस्क,
दिस इज इट्स सेंटर, दिस वॉज अवर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था दैट वाज आई सी। नाउ लेट्स कंसिडर ओ पॉइंट विच इज एट द टेंजेंट एंड लेट्स से द एक्सिस पासिंग थ्रू इट लाइक दिस। दिस इज ओ पॉइंट, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वुड बी आई ओ। अब यहाँ पर आप देखकर बोल सकते हो कि आई ओ एंड आई सी दोनों को क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस है, तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगा सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एक्सिस क्या हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द डिस्क। तो चलो सॉल्व करते हैं। आई एम राइटिंग हियर, लेट ओ बी द पॉइंट, ओ बी द पॉइंट at tangent and IO is moment of inertia about an axis perpendicular to plane of disk, perpendicular to plane of disk and passing through O and passing through O। ये आपको कोई एग्जाम में हर बार लिखते नहीं बैठना है, ये बस हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लिख रहे हैं। सो डायरेक्टली मैं लिखता हूं यूजिंग पैरेलल एक्सेस थ्योरम। क्या हो जाएगा, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर। अब जानते हैं भैया आई सी कितना है, थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, डिस्क के लिए वो होता है एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम इंटू आर का स्क्वायर। तो डायरेक्टली आई ओ कितना मिल गया हमें, 3/2 एम आर का स्क्वायर। चलो आई ओ हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज थर्ड पॉइंट, वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। फिर से मैं यहाँ पर ऐसी डिस्क ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ये हो गई मेरी डिस्क, दिस इज सेंटर से पास होने वाला, यहाँ पे मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, चलेगा। चलो ये सी पॉइंट है। नाउ इस पर्टिकुलर एक्सिस के रिगार्डिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐसी कहते थे। यहाँ पर हम दो डायमेट्रिकल एक्सिस फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। लेट्स से दिस एक्स एक्सिस, ये भी डायमीटर से पास हो रहा है, इसके लिए इसके रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, वो डायमेट्रिकल एक्सिस का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। और एक हम एक्सिस यहाँ पे ले लेते हैं, लेट्स से वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस है ये, y एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस वुड बी आई वाई। बोथ आई एक्स एंड आई वाई दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू एक्सिस z एज वेल। यहाँ पर ये जो z एक्सिस है यही सेंटर से पास होने वाला प्रीवियस एक्सिस था जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आई सी लिया था। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि आई जेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू आई सी। ठीक है, इफ वी सी केयरफुली, आई जेड इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, whereas Ix and Iy they are diametrical axis but they are lying in the plane of the disk. That's why we can simply use perpendicular axis theorem where Iz is exactly equal to Ix plus Iy. I hope आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी और हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, कंसिडर x and y are diametrical axis, diametrical axis that are concurrent with z, with axis z at center C। ठीक है, now Ix will be exactly equal to Iy will be exactly equal to Id, क्योंकि id इज अवर डायमेट्रिकल एक्सिस के रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो d बताता है कि हम डायमीटर के रिगार्डिंग ले रहे हैं, इसलिए हमने एक कॉमन उसको नॉमेनक्लेचर दे दिया है। सो आई एम सिंपली राइटिंग यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम Iz is exactly equal to Ix plus Iy, but Ix and Iy are nothing but Id, so I am simply writing Id plus Id, that would be equal to 2 times of Id। यहाँ पर Iz को ही अब मैं लिख सकता हूँ Ic। ठीक है, तो क्या हो गया, Ic की वैल्यू वॉज mr स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Id।
तो पता चल गया मुझे आईडी क्या हो जाएगा, आईडी वुड बी इक्वल टू mr²/4, राइट। आईडी इज इक्वल टू mr²/4। चलो ये भी हो गया। नाउ लेट्स फाइंड नेक्स्ट पार्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट tangential about axis passing through tangent but in the plane of disk. So fourth point, moment of inertia about an axis passing through tangent and in the plane of disk and in the plane of body or disk। ठीक है, चलो इसको मैं लिखता हूं आई टी, दिस इज माई आई टी। फिर से हम ये डिस्क ले रहे हैं, यहां पर मैंने डिस्क ले लिया, मान लेते हैं ये हमारा टी पॉइंट है, इस टी पॉइंट से पास होने वाला दिस इज पर्टिकुलर एक्सिस जिसके रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई टी, और ये जो पर्टिकुलर एक्सिस है दिस इज पैरेलल टू आई वाई एंड आई वाई इज पासिंग थ्रू सेंटर। सो यहाँ पर आई वाई जो है वो सेंटर से पास होने वाला, मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के रिगार्डिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दिस पर्टिकुलर एक्सिस इज पैरेलल विद एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट टी, देयरफॉर वी कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पर हम कहेंगे कंसीडर, ध्यान से समझना, कंसीडर अ पॉइंट टी at tangent and it is moment of inertia of disk about axis passing through t, about axis passing through t, but in the plane of disk, and we can see here iy is our diametrical axis का moment of inertia. So I am simply writing this as using parallel axis theorem। ठीक है, अर्लियर केस में हमने कौन सी थ्योरम यूज की थी, परपेंडिकुलर एक्सिस, यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या होता है, आई टी इज एग्जैक्टली इक्वल टू, ये जानते हैं हम, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर आई सी इज व्हाट, आई सी इज आई डी, क्योंकि जो आई वाई है वो डायमेट्रिकल एक्सिस भी है और वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसलिए आई टी के लिए आई वाई इज आई डी एंड आई डी इज नथिंग बट आई सी। सो आई डी को ही अब मैं आई सी कंसिडर करूंगा, इसलिए फिर लिखूंगा आई टी इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई डी, थोड़ी देर पहले देखा था हमने mr²/4 plus again m, h is the distance between these two parallel axes which would be equal to radius of disk, that is why mr²। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, it is equal to 5/4 mr का स्क्वायर, 5/4 mr का स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारे लिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं मेरे पास सेम रेडियस और सेम मास की दो अलग अलग बॉडी है, एक है रिंग, मास हम कांस्टेंट मान रहे हैं और रेडियस भी दोनों की सेम है। तो ये एक मेरे पास यूनिफॉर्म रिंग है, एक यूनिफॉर्म रिंग है और दूसरी एक डिस्क है, दोनों ही सेम मटेरियल की है, दोनों का मास भी सेम है, दोनों की रेडियस भी सेम है। तो दिस इज रेडियस आर, दिस इज ऑल्सो रेडियस आर। तो रिंग का जो मटेरियल था उसे ही मैंने मेल्ट करके बाद में डिस्क बना लिया, ऐसे मान के चलो। नाउ लेट्स से दीज आर टू एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन्स एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। यहाँ इस तरीके से सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उनके अपने अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ले रहा हूँ। सो पहले जो रिंग है उसका सेंटर C1 से मार्क कर रहा हूँ, दूसरा डिस्क है उसका सेंटर C2 से मार्क कर रहा हूँ, तो देयर रिस्पेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी IC1 एंड IC2। ठीक है, मान लो दोनों पर टेंजेंशियली मैं सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो फोर्स का वैल्यू सेम है और ये जो फोर्स लग रहा है वो सेम डिस्टेंस r पर लग रहा है। अब दोनों में रेडियस भी तो सेम ही है, इसका मतलब है दोनों पर लगने वाला टॉर्क भी सेम हुआ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सेम टॉर्क लगाया है एक रिंग पर और एक डिस्क पर,
तो दोनों में से कौन इजीली घूमेगा, या फिर दोनों में से किसके रोटेशंस फास्ट होंगे, किसके नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड ज़्यादा होंगे, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो याद रखना हमेशा, कल हमने बताया था टाउ क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई क्या बताता है, आई बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर रिंग और डिस्क को आप कंपेयर करोगे तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस गिवन एक्सिस वुड बी एम आर स्क्वेयर, वेयर आर डिस्क के लिए वो होगा एम आर स्क्वेयर बाय 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिस्क इज लेस देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिंग। अब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसको रोटेट होने के लिए कम टॉर्क की जरूरत पड़ती है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो कम टॉर्क में वो जल्दी रोटेट हो सकता है। लेकिन हम दोनों ही जगह पे सेम टॉर्क लगा रहे हैं तो डिस्क के केस में टॉर्क थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है, भले ही लगा सेम रहे हैं, लेकिन डिस्क के केस में चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो उसको तो लगेगा कि भैया मेरे हिसाब से ज्यादा टॉर्क आ रहा है मेरे पास, तो वो और ज्यादा स्पीड से घूमेगा कंपेयर टू रिंग। दूसरी चीज ऐसे याद रखना, जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस टू रोटेशन। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो उसका रेजिस्टेंस टू रोटेशन भी कम है, इजीली रोटेट होगा और ज्यादा आरपीएम के साथ रोटेट होगा। ठीक है, तो ये एक थोड़ा कॉन्सेप्ट था, इसको हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। चलिए, थर्ड वी आर डीलिंग विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। तो थिन यूनिफॉर्म रॉड के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, देखते हैं कैसे फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे एक ऐसा एक थिन यूनिफॉर्म रॉड इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। मान लो दिस इज अ थिन यूनिफॉर्म रॉड जिसकी लेंथ है कैपिटल एल से मैं लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो टोटल मास होगा इस पर्टिकुलर रॉड का उसे मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नाउ वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्सेस। तो पहला अगर मैं एक्सिस इसके सेंटर से पास होने वाला इमेजिन करता हूँ तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिगार्डिंग दिस सेंट्रल पॉइंट, इसको आईसी कह सकते हैं, आईसी फाइंड करना है। फिर हो सकता है कि इसी रॉड को हम इसके एंड से पास होने वाले किसी एक्सिस के रिगार्डिंग रोटेट करवा सकते हैं। तो वहां पर अगर मैं इस एंड से पास होने वाले एक्सिस को ओ पॉइंट से पास होने वाला एक्सिस बोल रहा हूं तो हमें आई ओ फाइंड करना पड़ सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो केसेस स्टडी करेंगे, वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड फॉर द फर्स्ट केस अबाउट an axis passing through the end point, passing through the end, and that particular axis is perpendicular to length, and axis is perpendicular to its length। चलेगा, लेंथ ऑफ रॉड। तो इसे मैं आई ओ कह रहा हूं, क्यों आई ओ, क्योंकि हम ओ पॉइंट इमेजिन करेंगे यहाँ पे। सो लेट वी हैव अ यूनिफॉर्म रॉड, थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल, मास एम। लेट ओ बी द पॉइंट एट द एंड ऑफ द रॉड, एंड लेट this is the particular axis, this is the particular axis about which I have to calculate moment of inertia, so that is my IO। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। So I am writing here, consider a uniform thin rod, uniform thin rod of length capital L and mass say capital M is made to rotate about an axis passing through its end, passing through end, and perpendicular, that axis is perpendicular to the length of rod, length of rod। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पहले बोला था, अब हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो एक एलिमेंटल मास लेना जरूरी है। यहाँ इस केस में हम एक एलिमेंटल मास इमेजिन करते हैं dm।
तो ये जो डीएम मास है, अगर आप देख पा रहे होंगे, तो दिस डीएम मास इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम एलिमेंटल लेंथ। मतलब कोई भी अगर मैं मास लेता हूं, चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट विल हैपन ओवर द लेंथ ऑफ अ रॉड, भले ही छोटी सी लेंथ के लिए हो। तो मैं कह रहा हूं दिस डीएम मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड से along this small distance dr and the location of dm mass from the axis of rotation मैं ले रहा हूं r। आपको आ रही है बात समझ में? so this particular dm mass is situated at distance r from the axis of rotation and its distribution is happening over the length dr, small element length dr। अगर ऐसा है तो यहां पर हम समझ लेते हैं कि द टोटल मास ऑफ रॉड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंप्लीट लेंथ एंड स्मॉल मास डीएम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्मॉल लेंथ डीआर। तो यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं लीनियर डेंसिटी का। अगर मैं कहूं इफ ईटा इज लीनियर डेंसिटी, ध्यान से समझना, ईटा इज लीनियर मास डेंसिटी, इन दैट केस फॉर रॉड के लिए ईटा क्या हो जाएगा? दैट ईटा वुड बी इक्वल टू कंप्लीट मास ऑफ रॉड अपॉन कंप्लीट लेंथ ऑफ रॉड। लेकिन फॉर एलिमेंटल मास क्या होगा? फॉर एलिमेंटल मास तो ईटा हो जाएगा, ईटा वुड बी इक्वल टू डीएम अपॉन एलिमेंटल लेंथ इज डी आर। और चूंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए ईटा फॉर कंप्लीट रॉड विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू ईटा फॉर एलिमेंटल मास। ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं ऐड कर लेता हूं पहले ही। लेट डीएम बी द एलिमेंटल मास along length dr at distance small r from axis of rotation as shown in फिगर। ऐसे में लिख लेता हूं, तब जाके ये जो ईटा का कॉन्सेप्ट है ये कुछ लॉजिक एक्सप्रेस कर सकता है। नाउ चलो इतना हो गया, लेट्स मूव फर्दर। फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस। सो आई एम राइटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल मास क्या है? एलिमेंटल मास dm अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। और dm जो है वो स्मॉल एलिमेंटल मास होने के कारण उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा होगा। सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग DIO इज इक्वल टू dm इंटू कितने डिस्टेंस पर है वो? r डिस्टेंस पर है, इसलिए r का स्क्वायर। लेट्स इंटीग्रेट अबव इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? DIO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm r का स्क्वायर। यहां पर देखिए ये जो dm मास है इट इज डिपेंडेंट ऑन dr, क्योंकि dr अगर बढ़ता है तो dm भी बढ़ता है। और dm मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोई फिक्स तो है नहीं। अगर ये जो r है, r नियर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हो सकता है एंड इट कैन बी अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसलिए हम क्या करेंगे, dm का इंटीग्रेशन व्हेन वी विल बी डूइंग इट विथ रिस्पेक्ट टू dr, ये जो r है विच इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके लिमिट फिक्स करेंगे। r शॉर्ट से शॉर्ट कितना हो सकता है? 0, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? लेंथ ऑफ रॉड। तो चलो मैं यहां पर लिखता हूं द इंटीग्रेशन वी आर डूइंग इट फ्रॉम लेट से r का वैल्यू 0 टू r का वैल्यू इक्वल टू कैपिटल L। और अगर ऐसा इंटीग्रेशन रहा फ्रॉम 0 टू L, हालांकि DIO का फाइनल इंटीग्रेशन जो हमें मिलेगा, जो कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, वो तो IO ही मिलेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं IO ऐसे मेंशन कर रहा हूँ। सो दिस इज माय IO विच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू O, विच वुड बी इक्वल टू। अब ये जो DM है चूंकि वो DR पे डिपेंडेंट है और इसके लिए हम इस DM को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे? यहाँ पर देखिए हमने फॉर एलिमेंटल मास ईटा इज इक्वल टू लिखा था dm अपॉन dr। तो यहां पर मैं dm को क्या लिख सकता हूं? dm वुड बी इक्वल टू ईटा इंटू dr। तो इसी को पुट कर लेते हैं।
So dm is again 0 to L integration eta into dr and multiplied by r का स्क्वायर। तो ईटा जो है वो तो एक लीनियर डेंसिटी है, कांस्टेंट टर्म है, बाहर में ले सकता हूँ। व्हाट वी आर लेफ्ट विथ आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब भैया इजी है, लिमिट्स वी है ऑलरेडी हैव 0 टू L, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन वुड बी आर क्यूब डिवाइड बाई 3। सो ईटा इंटू आर का क्यूब डिवाइड बाई 3। लेट्स अप्लाई द लिमिट्स 0 टू L। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, व्हाट इट वुड बी ईटा इंटू एल का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, देन माइनस वगैरह वो सब, माइनस ऑफ 0 का क्यूब डिवाइड बाय 3 उसका कोई मतलब है नहीं, तो ईटा इंटू एल का क्यूब डिवाइड बाय 3। अब ईटा की वैल्यू क्या लेंगे? सो हमें टोटल मास चाहिए था पूरे रॉड के लिए, तो हियर ईटा इज नथिंग बट कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल विच इज द टोटल मास ऑफ रॉड अपॉन टोटल लेंथ। सो कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल का क्यूब डिवाइड बाय 3। यहाँ से अगर आप देख पाओ तो एल इस क्यूब से हट जाएगा, सो हियर इट विल बी स्क्वायर। तो फाइनल जो आंसर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a uniform rod about an axis passing through its end, but that axis is perpendicular length, so it is how much? m l का square divided by 3, ml square divided by 3। अब हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है फॉर दिस यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो कैसे फाइंड करेंगे? सो सेकंड पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of uniform rod about an axis passing through its center and perpendicular to length of rod। तो भैया फिर से मैं यहाँ पर रॉड ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स से दिस इज द रॉड विच हैज मास m, ठीक है, दिस इज माय रॉड विच हैज टोटल लेंथ l, टोटल मास कैपिटल M, और लेट इसका जो सेंटर है उसको मैं C पॉइंट से मार्क कर रहा हूँ, एंड वी हैव टू फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस, इस पर्टिकुलर एक्सिस जिसे हम IC कहेंगे। अब हम जानते हैं जो लीनियर एलिमेंट होता है रॉड वगैरह, उसका सेंटर ऑफ मास उसी के सेंटर में होता है, रॉड के हॉरिजॉन्टल सेंटर पे, और ये जो पर्टिकुलर एक्सिस है वो उसी सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए मैं उसको लिखता हूँ IC। अब हमें IC फाइंड करनी है। सेकेंडली व्हाट वी ऑलरेडी हैव इज IO, हमारे पास ऑलरेडी IO है, सो यहाँ पर मैंने IO लेकर रखा है, एंड आई कैन सी that both these axes they are parallel to each other, and IC is the IC is the moment of inertia about an axis which is passing through the center of rod। तो यहाँ पर मैं parallel axis theorem यूज कर सकता हूँ। क्या होगा parallel axis theorem? IO is equal to IC प्लस MH का स्क्वायर। तो IC निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? IO माइनस MH का स्क्वायर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो चलो लिख लेते हैं फटाफट क्या लिखना है। सो let a uniform rod of mass capital M and length capital L, let C be the center of rod and IC be the moment of inertia about an axis passing through C, and perpendicular to horizontal length of rod। ठीक है, फ्रॉम फिगर हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर एक्सिस है इसके रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO, एंड दिस पर्टिकुलर एक्सिस जिसके रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC लेने वाले हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दैट्स व्हाई यूजिंग, आई एम डायरेक्टली राइटिंग हियर यूजिंग पैरेलल एक्सिस थियरम, क्या हो जाएगा? IO इज एग्जैक्टली इक्वल टू IC प्लस
एम एच का स्क्वायर। यहाँ पर चूंकि सी पॉइंट एकदम मिडल में लाई कर रहा है और ओ पॉइंट एंड पे है, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल एक्सिस वुड बी लेंथ डिवाइडेड बाय 2। ये तो सीधी सी बात है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, l/2। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके लिखेंगे। IC क्या हो जाएगा बेटा, IC वुड बी IO, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ IO माइनस MH का स्क्वायर, इसी को फाइंड करते हैं। सो देयरफॉर IC इज इक्वल टू, IO की वैल्यू क्या थी, ml² माइनस MH कितना है, l/2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हम ml² कॉमन ले लेंगे, व्हाट वी हैव इज 1/3 माइनस 1/4 एंड दैट वुड बी ml²/12। ठीक है, इतना आ जाएगा वो ml²/12, सॉरी IO नहीं IC। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो अगर आप चाहो तो होमवर्क की तरह एक चीज ले लो, आप फाइंड करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस विच इज एट सम अदर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सो आपको ये क्लास वर्क है या होमवर्क है, आप ये रॉड ले लीजिए, ठीक है। इसका ये सेंटर पॉइंट है C, यहाँ से मैं एक पर्टिकुलर एक्सिस ले रहा हूँ P पॉइंट से पास होने वाला, और ये जो डिस्टेंस है लेट्स से इट इज l/8। फिर सेकंड ये हो गया फर्स्ट, फिर सेकंड और एक ले लीजिए, लेट्स से दिस इज एन एक्सिस जिसका ये एंड पॉइंट है। यहां से मैं एक दूसरा पॉइंट ले रहा हूं Q से पास होने वाला एक्सिस के रिगार्डिंग आपको IQ फाइंड करना है। यहाँ पे IP फाइंड करना था पहले, यहाँ पर IQ फाइंड करना है, और डिस्टेंस बिटवीन एंड एंड दिस Q पॉइंट इज l/6। कितना है, l/6। तो पता कीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर हमने अभी तक क्या देखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म डिस्क एंड यूनिफॉर्म रॉड फॉर डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर आप आपके टेक्स्ट बुक में जाओगे तो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में, तो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में ना आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया देकर रखे हैं अलोंग डिफरेंट एक्सिस। तो आप ना इसको जरूर चेकआउट करो, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में और ख़ास करके एंट्रेंस में इन सारे पर्टिकुलर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, और हमें पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट the formula or expression for moment of inertia in terms of mass, sum of its distance parameters such as radius and length etc। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग हमने देखा था अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो आया था mr का स्क्वायर। ये रिंग का है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, देखिए जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये रिंग है, अब ये एक रिंग है, तो वैसे मल्टीपल रिंग्स अगर मैं एक के ऊपर एक स्टैक कर दूं, ऐसे बहुत सारे रिंग्स अगर एक के ऊपर एक स्टैक कर दूं, तो उससे क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये हॉलो सिलेंडर बनता जाएगा। ध्यान रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग जो होता है वही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर योर हॉलो सिलेंडर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अगर mr² है तो हॉलो सिलेंडर के लिए भी वो क्या होगा, mr²। और वैसे ही जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क होता है, यहाँ पे मान लीजिए एक डिस्क है, तो ऐसे मल्टीपल डिस्क अगर मैं स्टैक करते जाऊंगा तो ये एक तरीके से क्या हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया। क्या हो गया, सॉलिड सिलेंडर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज एक्जैक्टली इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर होता है mr²/2। तो सेम एक्सप्रेशन इज फॉर सिलेंडर एज वेल। अब हमारा जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में हमसे क्या कहा है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नॉट नेसेसरी। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन हैव सेम एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन की ओर जाते हैं, क्या बोला है, when rotating about their central axis
hollow right circular cone and a disc have the same expression for moment of inertia. तो moment of inertia of disc and hollow circular cone उनका जो एक्सप्रेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सेम है क्या, ये पूछा है। तो डिस्क के लिए तो पता है कितना होता है, mr²/2 होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, जो मैंने बोला था ना आपके एक्सरसाइज के पहले फिगर्स देके रखे हैं, वहां पर ये एक हॉलो कोन है। तो हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वर्टाइसेस कितना दिया है, mr²/2 दिया है। इसका मतलब है डिफरेंट ऑब्जेक्ट वैसे भी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन होल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर डिस्क और हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन सेम है, इसलिए ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ओनली बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप सी और डी पर जाओगे तो देखो, एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेललोपाइप रोटेटिंग अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इंक्लूड इट्स डेप्थ। अब पैरेलल पाइप जो है, यहाँ पर देखिए पैरेलल पाइप दिया है, जहां पर बी एंड एल दे आर ब्रेड्थ एंड लेंथ, वेयर दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स डेप्थ, इसको मैं डी कहता हूं। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखोगे तो ये फॉर्मूला क्या है, जैसे एक रॉड होता है हमारे पास, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर क्या आया था, ml²/12। इसी तरीके का फॉर्मूला है, बस यहाँ पे l के बजाय क्या लिखा है, मान लीजिए मैं m/12 लिखता हूँ तो l के बजाय लिखा है l² + b²। l इज लेंथ, b इज ब्रेड्थ। बट डेप्थ की कहीं बात हुई है क्या, नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस डज नॉट डिपेंड अपॉन डेप्थ, बट वेयर एज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट दे हैव सेड इज इंक्लूड्स डेप्थ। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। अब बढ़ते हैं डी के पास। एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड एंड दैट ऑफ प्लेन शीट इज सेम अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस, ऐसे बोला है। हालांकि ये जरूरी नहीं है। अगर एक मान लीजिए मेरे पास रॉड है जिसके सेंटर से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml², और मैं एक शीट ले रहा हूं। अब शीट डिस्क की तरह हो सकती है, सर्कुलर शीट भी हो सकती है, तो उसके रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। तो ये तो दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, ml²/12 एंड mr²/2, दिस टू आर डिफरेंट एक्सप्रेशन। तो नॉट नेसेसरीली ये जो डी स्टेटमेंट है, दैट एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड दैट ऑफ प्लेन शीट इज सेम अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इस तरीके के कई तरीके के है जो क्वेश्चन है वो हम कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आपके जो एक्सरसाइज के पहले आपको ये जो येलो बॉक्सेस में फिगर्स और उनके रिलेटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए हैं उन्हें केयरफुली पढ़ना है, ध्यान से उसको समझ लेना है। ठीक है, तो आई होप मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जुड़े इतने जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रोटेशनल मोशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज को कैसे यूज किया जाता है, इनके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की ओर।